गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 14th और 15th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज मैं छुट्टी पे थी, बट कोई बात नहीं, कल की न्यूज़ जो भी हैं, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कल हो चुके हैं, उनको आज हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है इस वीक में, तो मैं कोशिश करूंगी कल तक हम लोग सारे के सारे करंट अफेयर्स जो रह गए हैं इस वीक में उनको कवर कर लें। तो इस वजह से 2 दिन जो है रिवीजन की क्लासेस हमारी नहीं हो पाएंगी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है ऑब्वियसली, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं दोनों ही दिन, आज भी और कल भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो मंडे से हम लोग वापस अपने रिवीजन वाले पैटर्न पे आ जाएंगे, बट उससे पहले इन 2 दिनों में हमें जो भी हमारा छूटा हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम आज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे? कौन सी सिटी है जिसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे को टॉप कर लिया है? तो हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने अनाउंस किया है रिजल्ट्स स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का, जिसमें पाया गया कि इंदौर सिटी एक बार फिर से, जो कि मध्य प्रदेश में लाई करती है, ये टॉप स्पॉट पे रही अमंग मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज। ठीक है, मतलब ऐसी सिटीज की लिस्ट को इन्होंने टॉप किया है जिसमें मिलियन प्लस लोग रहते हैं, और सेकेंड बार लगातार इन्होंने 130 आइडेंटिफाइड सिटीज को इंक्लूड किया है अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे कौन सी सिटी थी? ये सिटी है आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में लाई करती है, और थर्ड पोजीशन पे थी इसमें थाने, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का जो क्लीन एयर सर्वे हुआ है, इसमें टॉप 3 सिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है आगरा और थर्ड है थाने। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने बहुत बार काला जीरा राइस के बारे में अब तक पढ़ लिया है। बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रही थी, अगर आपको याद हो, कि काला जीरा राइस जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा स्टेट का एक प्रोडक्ट है। ये जो है एक बार फिर से चर्चे में आ चुका है। रीजन क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी। इन्होंने इसके जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था, और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने उड़ीसा के कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर पोटेंशियली एक्सक्लूडिंग द लोकल फार्मर्स फ्रॉम इट्स बेनिफिट। इनका कहना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को जीआई टैक्स के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि ब्रॉड लेवल पे जाके इसका बेनिफिट हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को मिल सके, क्योंकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने फायदे का सोचती हैं। तो इसीलिए इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ये अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से एक बार फिर से काला जीरा राइस जो है ये चर्चे में बन चुका है। अच्छा, उड़ीसा में इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, और मैंने आपको वो भी बताया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ याद है। तो सारे लोग कमेंट्स में इसका जवाब लिखेंगे अगर आपको याद है तो। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन? कौन सी कंट्री है जिसने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर लॉन्च किए हैं? तो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2 इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस कर चुका है, जिसको कि कंसेंसस भी मिल गया है G20 के एग्रीकल्चर डिप्यूटीज ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें से पहला है डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023, और जो सेकंड है वो है इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जिसके थ्रू मिलेट्स और एंशिएंट ग्रेन्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो दोनों ही जो इनिशिएटिव्स हैं ये फीचर की जाएंगी इन द G20 आउटकम डॉक्यूमेंट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों इनिशिएटिव किस कंट्री के हैं? आंसर है यहाँ पे इंडिया। अच्छा, इसके अलावा आजकल एक जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई है, तिमोर लेस्टे। अगर आपसे पूछा जाए कि तिमोर लेस्टे किस रीजन में लोकेटेड है तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले बात करेंगे किस वजह से ये चर्चे में है। तो ड्यूरिंग द एनुअल एशियान इंडिया समिट, जो कि जकार्ता में हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया इंडिया का डिसीजन कि हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं एक एम्बेसी इस जगह पे। ठीक है, और इसने एशियान को ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर 2022 में, इससे पहले कि ये फुल मेंबर बनता इसका। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी। और ये जो हमारा मूव है यहाँ पे एक एम्बेसी खोलने का, ये शो करता है कि इंडिया किस तरह से इंगेज्ड है साउथ ईस्ट एशिया में
अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के लिए, जिससे कि हमारे जो टाइज हैं वो मजबूत हो सकें इन लाइन विथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसी वजह से तिमोर लेस्टे न्यूज में था, याद रखिएगा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्ट एशिया में। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को? तो इंडिया ने हाल ही में प्रेजेंट किया अपना PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, जिसको की ऑर्गेनाइज किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और कहाँ पे ये हुई थी कॉन्फ्रेंस? आंसर है जॉर्जिया। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करना थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट। और PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म जो है, इसके थ्रू डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टूल्स ऑफर किए जाते हैं, ताकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है क्रिटिकल प्रोजेक्ट लोकेशंस का, वो कहीं ना कहीं प्रमोट हो सके। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि किस इंस्टीट्यूशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो ये है ADB। और ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फिलीपींस कंट्री में, राइट। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न? डार्क पैटर्न्स के प्रिवेंशन और रेगुलेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने जारी करी हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने पब्लिक फीडबैक हाल ही में इन्वाइट किया है ऑन दिस गाइडलाइन, जो कि इन्होंने जारी किया है डार्क पैटर्न्स के प्रिवेंशन और रेगुलेशन को लेके। डार्क पैटर्न से आप क्या समझते हैं? बेसिकली ये एक तरह का डिसेप्टिव डिजाइन प्रैक्टिस है, जिससे कि यूजर के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इस गाइडलाइन में ये डिफाइन हुआ है कि डार्क पैटर्न्स लाइक फॉल्स अर्जेंसी एंड कन्फर्म शेमिंग, और किस तरह से हम इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो मिसलीड और डिसीव होते हैं। ओके, तो इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा और कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, फर्दर फेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा डिजिटल मार्केट प्लेस में। ठीक है, तो कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसने इस गाइडलाइन को जारी किया है? तो आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। देखिए, इसके अलावा किस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि ऑनलाइन गिग वर्कर्स जो हैं उनकी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं डेवलपिंग नेशंस में। ये रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड बैंक ने। इसमें इन्होंने रिवील किया है कि जो ऑनलाइन गिग वर्कर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और इनके रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 435 मिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि ऑनलाइन गिग वर्क में इंगेज हैं। और ऐसे जो काम हैं इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और 2016 से 2023 के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो 41% तक ऐसी डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में फर्दर ये भी कहा गया है कि देयर इज़ अ नीड फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड कुछ हमारे लेबर स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ताकि जो गिग वर्कर्स हैं उनके हम वेलफेयर के लिए काम कर सकें और उनको कोई भी चैलेंज फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। और गिग वर्कर से आप क्या समझते हैं? ऐसे लोग जो टेम्पररी या फिर फ्रीलांसिंग वाला काम करते हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह, जो कि इनफॉर्मल या फिर ऑन डिमांड बेसिस पे काम करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं गिग वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट UPI ATM इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? किस कंपनी ने हाल ही में NPCI के साथ मिलकर इंडिया का पहला UPI ATM इंट्रोड्यूस कर दिया है? ये है हिताची पेमेंट सर्विसेज, जो कि एक सब्सिडरी है जापान बेस्ड हिताची की। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला UPI ATM NPCI के साथ कोलैबोरेट करके। कब इन्होंने लॉन्च किया इसको? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान, जो कि हुआ था मुंबई में। ठीक है, और ये जो UPI ATM है, इसकी हेल्प से कस्टमर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो कैश निकाल सकते हैं विदाउट एनी नीड फॉर अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपने UPI का यूज करके ATM से जाके कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, और UPI जो है, इसके बारे में सब जानते हैं कि एक मोबाइल पेमेंट मेथड है जिसको NPCI ऑपरेट करता है, जिसकी हेल्प से आप फ्री में फंड ट्रांसफर्स इंस्टेंटली कर सकते हैं बिटवीन द बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हिताची। इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में रिलीज किया है जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो जेंडर इक्वालिटी को हमें अचीव करना है 2030 तक, ये गोल किसने सेट किया था? ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस ने। अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के हम बिल्कुल भी करीब नहीं हैं, और अभी भी वुमेन और मेन में फ़र्क किया जाता है इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड
पॉलिटिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है ये जारी करी थी यूनाइटेड नेशंस ने, और यूनाइटेड नेशंस की जो भी रिपोर्ट है वो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री आर पायनियरिंग द एफर्ट्स टू ग्रो फ्रूट टिश्यू इन द लेबोरेटरीज। कौन सी कंट्री है जो कोशिश कर रही है कि लेबोरेटरी में खुद के बनाए हुए फ्रूट टिश्यू को ग्रो किया जा सके। तो साइंटिस्ट एट प्लांट एंड फूड रिसर्च इन द कंट्री न्यूजीलैंड, इन्होंने कुछ एफर्ट्स हाल ही में इनिशिएट किए हैं जिसकी हेल्प से ये फ्रूट टिश्यू ग्रो कर सकें अपनी लेबोरेटरीज में, क्योंकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको एड्रेस किया जा सके। और ये किस वजह से बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका एम है फ्रूट टिश्यू को प्रोड्यूस करना फ्रॉम प्लांट सेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा रियल फ्रूट की तरह ही लगेंगे इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टेक्सचर। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। इसके अलावा साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ फॉसिल डिस्कवर किया है जो कि एक बर्ड लाइक डायनासोर का है। कौन सी कंट्री से? ये कंट्री है चाइना, और यहाँ पे हमें फॉसिल मिला है फुजियन वेनाटर का, जो कि एक बर्ड लाइक डायनासोर है, जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 148 to 150 मिलियन ईयर्स पहले कभी जिंदा रहता था। तो ये हमें कहाँ से मिला है? चाइना के फ्यूजियान प्रोविंस से, इसीलिए इसका नाम फ्यूजियन वेनाटर रखा गया है। नेक्स्ट है, क्लॉडिया शीनबॉम, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। हाल ही में ये कौन सी कंट्री की फर्स्ट फीमेल लीडर बनने वाली हैं? तो मैक्सिको की रूलिंग पार्टी, जिसका नाम है लेफ्टिस्ट नेशनल रीजेनरेशन मूवमेंट, इन्होंने फॉर्मर मैक्सिको सिटी की मेयर क्लॉडिया शीनबॉम को अपना कैंडिडेट नियुक्त किया है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ये जो है मैक्सिको की पहली फीमेल लीडर बन चुकी हैं। तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन सिक्योर किया था आफ्टर विनिंग ईच ऑफ द 5 नेशन वाइड पोल्स, जिसका एवरेज आया था 39% ऑफ द टोटल वोट। सिंपली याद रखिएगा कि क्लॉडिया शीनबॉम ये पहली फीमेल लीडर बन रही हैं मैक्सिको कंट्री की। यहाँ पे एक और नाम इंपॉर्टेंट है जो आजकल चर्चे में भी है। कौन सा? एंटोनिन द्वारक। क्या बता सकते हैं कि ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड थे? सबसे पहले बात करेंगे कि किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गूगल डूडल ने इनको ऑनर किया है इनके 182nd बर्थडे पे, और ये एक तरह के जैक कंपोजर और म्यूजिशियन हैं, ठीक है। ये जाने जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए क्लासिकल म्यूजिक की फील्ड में। तो इसी वजह से गूगल डूडल ने इनको इनके 182nd बर्थडे पे ऑनर किया है। याद रखिएगा ये एक म्यूजिशियन है। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था CSIR ने। फुल फॉर्म क्या है? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कंडक्ट कर रहा है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को। कब से कब तक? 11th से लेके 16th ऑफ सितंबर 2023। और इस इवेंट के दौरान 37 CSIR की लेबोरेटरीज पूरी इंडिया में पोर्ट्रे करेंगे अपने रिसर्च आउटकम्स को और अचीवमेंट्स को, ठीक है। तो ये इवेंट जो है ये ओपन टू द पब्लिक होगा, और वहाँ पे वो विटनेस कर सकते हैं CSIR के एकेडमिक एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स को, और इसमें डिफरेंट तरीके लेक्चर्स, वर्कशॉप और पपेट शोज वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। तो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूशन का है? आंसर है CSIR। इसके अलावा जैसे आप KBC देखते हैं सोनी टीवी पे, वैसे ही लखपति दीदीज कौन से मिशन में आता है, आपको ये बताना है। एक्चुअली हमारे मिनिस्टर जो है रूरल डेवलपमेंट के, जो कि हमारे पंचायती राज के भी मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह, इन्होंने हाल ही में चेयर किया है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इनेबलिंग 2 करोड़ लखपति दीदीज का इवेंट, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह की सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन मेंबर्स हैं जो कि सस्टेनेबल इनकम कमा सकती हैं लगभग 1 लाख रुपीज पर एनम के हिसाब से पर हाउस होल्ड, और ये जो है वर्क करता है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि लखपति दीदीज को किस मिशन के अंतर्गत क्रिएट किया गया है? ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल 8th ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है आर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो 2023 में हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं आर्थराइटिस के ऊपर, जिसमें कि एक इन डेप्थ लुक क्रिएट किया जाएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस के ऊपर, लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एक्सियल आर्थराइटिस। सिंपली याद रखिएगा कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8th ऑफ सितंबर को।
शरद कमल, हरमीत देसाई एंड साथियान ज्ञानशेखरन आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये सारे लोग किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? तो ये सारे लोग टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम ने हाल ही में ब्रोंज क्लिंच कर लिया है। कहाँ पे? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में, जो कि हुई है रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया में। और इस टीम में ये सारे लोग मौजूद थे, शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानशेखरन, जिसके बाद इन्हें डिफीट हुई है चाइना कंट्री से। और एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो था, ये एक तरह का क्वालिफायर था फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। फाइन, तो याद रखिएगा इसमें हमने ब्रोंज मेडल जीत लिया है और ये सारे लोग टेबल टेनिस से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरेंट कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो आप क्या बताएंगे? तो ड्यूरेंट कप एसोसिएटेड है फुटबॉल से। और हाल ही में मोहन बेगन जो हैं इन्होंने क्लिंच कर लिया है ड्यूरेंट कप 2023 की ट्रॉफी को ईस्ट बंगाल को हरा के। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, इसी के साथ ये जो है 132nd ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट था और मोहन बेगान ने इस ट्रॉफी को जीता है आफ्टर 23 ईयर्स। और इसी के साथ मोहन बगान जो है फर्स्ट टीम हो चुकी है इसकी हिस्ट्री में टू विन टोटल 17 टाइटल्स। 17 टाइटल और किसी टीम ने अब तक नहीं जीते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेंट कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड एज व्हाट? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की है। आपको इसका नाम बताना है। बेसिकली इंडियन आर्मी की जो एलाइट ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इन्होंने कंडक्ट किया एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है नभ शक्ति, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ। और ये जो ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है, जिसको आप 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भी कहते हैं, ये स्टैब्लिश किया गया ताकि स्ट्राइक ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जाए एनिमी टेरिटरी में ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट्स इन द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। फाइन, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? यहाँ पे आंसर है नभ शक्ति। नेक्स्ट है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेटल WTO पोल्ट्री डिस्प्यूट विद विच कंट्री? WTO पोल्ट्री डिस्प्यूट को सेटल करने का किस कंट्री के साथ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है? तो इंडिया और यूएसए ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इन्होंने ये बताया कि ये अपने लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पोल्ट्री डिस्प्यूट को सेटल करने वाले हैं। और इस रेजोल्यूशन को अनाउंस किया गया इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट फॉलोइंग अ मीटिंग बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट। तो इस सेटलमेंट के अंतर्गत इंडिया जो है वो टैरिफ्स को रिड्यूस करेगा डिफरेंट अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, लाइक फ्रोजन टर्की, फ्रोजन डक, फ्रेश फ्रोजन ड्राइड एंड प्रोसेस्ड ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज। तो याद रखिएगा इंडिया और यूएस का ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो ICRR है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा फेज्ड मैनर में। और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था 10 अगस्त 2023 में। ठीक है, किस लिए इसको इंप्लीमेंट कराया गया था? सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स से कॉज हो जाती है। और जैसे कि इसमें डिफरेंट चीज़ें थी, लाइक 2000 रुपए के जो नोट बैन कर दिए गए थे, और इन सब का एम क्या था? टू रिलीज ICRR फंड्स ग्रेजुअली, ताकि शॉक्स को अवॉइड किया जाए सिस्टम के लिक्विडिटी में और ऑर्डरली मनी मार्केट फंक्शनिंग एंश्योर की जा सके। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि ICRR में जो I टर्म है या I किस चीज़ को स्टैंड करता है? याद रखिएगा ये फुल फॉर्म इसका क्या है? इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट बाय विच इंस्टीट्यूशन हैज स्टेटेड दैट द विंडो टू रीच क्लाइमेट गोल्स इज रैपिडली क्लोजिंग? किस इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते जा रहे हैं? ये रिपोर्ट जारी करी थी यूनाइटेड नेशंस ने और इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि जो पेरिस एग्रीमेंट था हमारा वो कहीं ना कहीं तबाह हो रहा है और हम लोग उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ऐसी कंट्रीज़ जो अब तक कुछ प्रोग्रेस कर भी चुकी हैं लेकिन फिर भी वो जो नेसेसरी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के करीब भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है बताया है यूनाइटेड नेशंस ने। इसके अलावा RBI के बारे में एक और न्यूज़ है। RBI ने हाल ही में जो भी फिनटेक फर्म्स होती हैं उनको इनकरेज किया है कि उन्हें खुद का अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए। और इससे होगा क्या? ये जो बॉडी रहेगी ये सर्व करेगी एज नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी फॉर क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी,
फेयर कंपटीशन का ध्यान रखा जाएगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ये देखेगी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये एक्ट करेगी एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द रेगुलेटर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आरबीआई ने किसको या फिर किस तरह की एंटिटीज को इनकरेज किया है कि उन्हें एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहिए, तो ये है फिनटेक फर्म्स। नासा's मॉक्सी सक्सेसफुली जेनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच पर्टिकुलर प्लैनेट। तो नासा जो है ये यूएस की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने अनाउंस किया कि मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको आप मॉक्सी कहते हैं, ये जो है सक्सेसफुल हो चुका है इन जनरेटिंग द ऑक्सीजन मार्स प्लैनेट पे। और ये जो इक्विपमेंट है इसकी हेल्प से जो मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा चुका है। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जाहिर सी बात है जो भी हमारे फ्यूचर ह्यूमन मिशंस हैं मार्स को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें। और यहाँ पे अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ करके हम ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं जो कि ब्रीदिंग के लिए काम में आएगा, साथ ही साथ जो हमारे रॉकेट प्रोपेलेंट हैं उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दो बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ये कौन से प्लैनेट की बात हो रही है जहाँ पे नासा के मॉक्सी ने सक्सेसफुली ऑक्सीजन को जनरेट कर लिया है, ये प्लैनेट है मार्स, ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है मॉक्सी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, तो फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस हैज बीन रिवोक्ड फ्रॉम होम। मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस किसका वापस ले लिया गया है, आपको ये बताना है। तो पेरिस के मेयर ने हाल ही में रिवोक कर लिया है प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, जिसको कि दिया गया था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को 2015 में। किस वजह से वापस लिया गया? इनके रिसेंट कमेंट्स की वजह से, जिसमें इन्होंने होलोकास्ट के हिस्टोरिकल डेथ को डिनाई किया हुआ है। और ओपन लेटर में पेरिस मेयर ने अपना स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन एक्सप्रेस किया अब्बास के इस रिमार्क के ऊपर, और उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया है कि जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं या फिर हिस्टोरिकल ट्रूथ हैं होलोकास्ट को लेके, उसको आप इस तरह से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रीजन है कि मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस हाल ही में वापस ले लिया गया महमूद अब्बास से। नेक्स्ट है विच प्लेस हैज बिकम फ्लोरिडाज फर्स्ट सैंक्चुरी सिटी फॉर LGBTQ+ इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज। ये लेक है लेक वर्थ बीच, जो कि सिचुएटेड है साउथ ईस्ट फ्लोरिडा में। इसने हाल ही में हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग फ्लोरिडा की फर्स्ट सैंक्चुरी सिटी LGBTQ+ इंडिविजुअल्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। और ये जो यूनानिमस डिसीजन था लेक वर्थ बीच कमिश्नर्स का, इसमें ये सिग्निफाई किया गया है कि LGBTQ+ की जो कम्युनिटी फाइट है इनकी इंक्लूसिविटी और एक्सेप्टेंस के लिए, वो अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इसकी हेल्प से एक सेफ और वेलकमिंग एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा LGBTQ+ रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। तो कौन सी बीच है ये? आंसर है लेक वर्थ बीच। इसके अलावा कौन सी कंट्री है जो डेवलप कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड घोस्ट शार्क सबमरीन्स को? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें पर यूनिट कॉस्ट मोर देन $23 मिलियन आ रही है और ये जो सबमरीन्स हैं इनको डिलीवर कर दिया जाएगा बाय मिड 2025, राइट। इसकी हेल्प से जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की वो इन्हांस हो जाएंगी। और इसके अलावा कंट्री जो है इन्वेस्ट कर रही है एक कॉस्टली प्रोजेक्ट में भी, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस से तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि 13 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन से बनाई जाएंगी, जिसमें से हर एक की कॉस्ट आएगी $18 बिलियन, राइट। तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री है जो AI पावर्ड घोस्ट शार्क सबमरीन को डेवलप कर रही है, ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा एक रिसर्च इनिशिएटिव है डीप VZN, ये कौन सी कंट्री का है? USA का। ये आजकल किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि USA ने टर्मिनेट कर दिया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो फंडिंग हो रही थी उसको। और ये एक तरह का रिसर्च इनिशिएटिव था जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ एक्सोटिक पैथोजेंस को डिस्कवर किया जाता है। और प्रोग्राम का एम क्या था? 500,000 सैंपल्स ऑफ पैथोजेंस को कलेक्ट करना पूरे दुनिया से और उनको एनालाइज करना। लेकिन इस रिसर्च प्रोग्राम का जो रिस्क और इम्पैक्ट है उसको देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब इसको यहीं पे रोक दिया जाए। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि डीप VZN किस कंट्री का रिसर्च इनिशिएटिव है? याद रखिएगा यूएसए का। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया और आई होप कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो अगले 2 दिनों में, मतलब आज का लेक्चर तो हो गया और कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें भी हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर मंडे से हम लोग वापस अपने रिवीजन वाले पैटर्न पे आएंगे।
तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसा पा रहे हैं कि आपका मॉक टेस्ट में जो नंबर है करंट अफेयर सेक्शन में वो इंप्रूव हो रहा है, या फिर आप एग्जाम में ईजिली करंट अफेयर्स को कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना कोई भी फीडबैक दे सकते हैं कॉमेंट्स में, जिससे कि दूसरे लोग जो हैं उन्हें हेल्प मिलेगी और उन्हें मोटिवेशन भी होगा। विद दिस चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आपकी बारी है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इनका जवाब कमेंट्स में लिखिए। जो भी आपको नहीं आते उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, विथ टाइम आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को हम लोग हफ्ते 10 दिन में इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। बस भरोसा रखिए जीके टुडे के ऊपर और बहुत जल्द आप अपने गोल को अचीव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। कल मिलेंगे अब हम सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.